फ्रेंड्स, आज जो क्लास हुआ एनसीईआरटी के संबंधित प्रश्न उत्तर के बारे में इस वीडियो अध्ययन करेंगे। जो आज का टॉपिक होगा, भारत के कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, या एसएससी हो या रेलवे हो या बीपीएससी तैयारी हो या बिहार पुलिस या बिहार दरोगा के संबंधित जो आज का क्लास होगा वो एनसीईआरटी आधारित क्लास होगा। आज चलते हैं आज की प्रश्न नंबर 1 की ओर। इसका प्रश्न नंबर पहला है, भारत में दक्षिण पश्चिमी मानसून सबसे पहले किस क्षेत्र में प्रवेश करता है? भारत में दक्षिण पश्चिम जो मानसून है सबसे पहले केरल तट पर प्रवेश करता है। यही केरल तट पर सबसे पहले दक्षिणी पश्चिमी मानसून प्रवेश करता है। सबसे पहले भारत वर्षा केरल में होता है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, पौधे में जल का परिवहन के लिए उत्तरदायी उत्तर कौन सा है? जो पौधे में जल का जो परिवहन होता है, इसका जो उत्तरदायी उत्तर होता है जाइलम होता है। ऑप्शन नंबर बी। जाइलम का जो काम होता है जल और खनिज लवण को ऊपर की ओर परिवहन करना होता है, और फ्लोएम का जो काम होता है भोजन का परिवहन पौधे के विभिन्न भागों तक करता है, फ्लोएम। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद 16 महाजनपदों में शामिल नहीं था? ये कौशल, इसमें महाजनपद शामिल नहीं है। इसके स्थान पर कौशल है, ये शामिल था। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी मृदा मुख्यतः उच्च वर्षा वाले क्षेत्र में पाई जाती है? ये लेटराइट जो मृदा होता है ये उच्च वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से वह बंदरगाह कौन सा था जहां 15वीं शताब्दी में अंत में पुर्तगालियों का आगमन हुआ था? ये जो बंदरगाह था कोचिन बंदरगाह था। ऑप्शन नंबर सी। 15वीं शताब्दी के अंत में पुर्तगाली समुद्री यात्री वास्को डी गामा 1498 में भारत पहुंचा। वह मलाबार तट पर स्थित कोचिन नामक बंदरगाह पर आया था। यह केरल स्थित एक प्रमुख बंदरगाह था जहां उस समय मसालों के व्यापार होता था। इस आगमन से भारत यूरोप के बीच में समुद्री मार्ग का नए युग की शुरुआत हुई थी। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता नगर नियोजन एक प्रमुख विशेषता क्या थी? जो सिंधु घाटी सभ्यता था इसको नगर योजना था, इसका प्रमुख विशेषता क्या था? इसका जो प्रमुख विशेषता था चौड़ी सड़कों की जाल और पक्कियां नालियों थी। ऑप्शन नंबर बी। सिंधु घाटी सभ्यता जिसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, नगर योजना अत्यंत सुव्यवस्थित थी। यहाँ चौड़ी सड़कें की जाल बिछा था जो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। पक्की ईंटों से बनी नालियों और जल की निकासी उत्तम व्यवस्था इस सभ्यता की एक प्रमुख विशेषता थी। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, अशोक के शिलालेखों में किस भाषा किस लिपि का प्रयोग होता है? अशोक शिलालेख में प्राकृतिक और ब्राह्मी लिपि का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर सी। अशोक के शिलालेख प्राकृतिक भाषा में ब्राह्मी लिपि में अंकित पाया गया है। ये शिलालेख उनके नैतिक उपदेशों, प्रशासनिक निर्देशों, जल कल्याणकारी नीतियों को प्रकट करते हैं। ये भारत के इतिहास में महत्वपूर्ण स्रोत है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख विशेषता क्या था? इसका जो प्रमुख विशेषता था नगरों का योजनाबद्ध निर्माण। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, अशोक के शिलालेखों में हम सिक्के के बारे में जानकारी मिलती है। ये अशोक जो शिलालेख में मौर्य शासन की नीतियों और विचार के बारे में जानकारी मिलता है। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारतीय संविधान भाग 3 को अस्पष्ट रूप से उल्लेखित नहीं है? ये सूचना का अधिकार नहीं है। ऑप्शन नंबर एक। भारतीय संविधान भाग की अनुच्छेद 12 से 35 मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया है। सूचना का अधिकार ये संविधान के स्पष्ट रूप से मूल अधिकार रूप में शामिल नहीं किया है। ये अधिकार बाद में सूचना का अधिकार को अधिनियम 2005 के माध्यम से वैधानिक अधिकार रूप में प्रदान किया गया है। कब? सूचना का अधिकार को 2005 में वैधानिक अधिकार दिया गया था। ग्रंथ स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 है। सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार अनुच्छेद 29-30 है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में ये भाग 3 में दिया गया है।
प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, भारत की स्थाकृति मुख्य रूप से कितने भागों में विभाजित किया है? भारत का जो स्थाकृति है ये 4 भागों में बांटा गया है। पहला भाग उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र होते हैं जहाँ हिमालय होते हैं, उत्तरी मैदान क्षेत्र होते हैं जहाँ सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान होता है, प्रायद्वीपीय पठार होते हैं जहाँ मध्यवर्ती उच्च भूभाग होते हैं, तटीय मैदान होते हैं जहाँ पश्चिमी पूर्वी तटीय क्षेत्र होते हैं। ये भारत में 4 भागों को विभाजित किया गया था। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला पूर्वी घाट का हिस्सा नहीं है? अरावली पहाड़ियां ये पूर्वी घाट के हिस्सा नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। महादेव की पहाड़ियां, शिवराय की पहाड़ियां, जवारी की पहाड़ियां ये पूर्वी घाट के हिस्सा है। पूर्वी घाट की प्रमुख विशेषता के बारे में हम अध्ययन करते हैं। ये पर्वत श्रृंखला मुख्यतः प्रायद्वीपीय भारत के पूर्वी घाट में समांतर स्थित है। ये उत्तर महानदी घाटी से लेकर दक्षिण में नीलगिरी पहाड़ियों के विस्तृत है। ये जो पूर्वी घाट का जो विस्तार है महानदी घाट से लेकर दक्षिण में नीलगिरी पहाड़ियों तक इसका विस्तार है। इसका औसत ऊंचाई पश्चिमी घाटों की तुलना में कम है। अनेक नदियों जैसे महानदी गोदावरी कृष्णा कावेरी इस क्षेत्र में प्रभावित होती है। पूर्वी घाट की प्रमुख श्रेणियां होती है, महादेव की पहाड़ियां उड़ीसा में, शिवराज की पहाड़ियां आंध्र प्रदेश में, जवारी की पहाड़ियां आंध्र प्रदेश में, पालकोंडा की श्रेणी, ये पूर्वी घाट की कुछ श्रेणी दिया हुआ है। अब जाने अरावली की पर्वत श्रृंखला है। ये भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है अरावली। ये पश्चिमी भारत का राजस्थान में स्थित है। जो राजस्थान राज्य है यहाँ अरावली पर्वत स्थित है। ये पूर्वी घाट का हिस्सा नहीं था। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतमाला भारत की युवा और सबसे ऊंची पर्वतमाला है? भारत की सबसे युवा और सबसे ऊंचा पर्वतमाला ऊंची ये है हिमालय पर्वतमाला है, ऑप्शन नंबर डी। हिमालय पर्वतमाला के बारे में कुछ अध्ययन करते हैं। ये भारत की सबसे युवा सबसे ऊंची पर्वतमाला है। इसका निर्माण लगभग 5 करोड़ वर्ष पूर्व इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट रूसिया प्लेट के टकराने से कारण हुआ है। यह पश्चिमी सिंधु नदी के पास शुरू होकर पूर्व में अरुणाचल प्रदेश तक फैली हुई है। इनके 3 समांतर श्रेणियां हिमाद्री, हिमाचल, शिवालिक है। ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा आदि का घर कहा जाता है। इसमें अन्य जो पर्वतमाला है जैसे अरावली के बारे में अध्ययन करेंगे। अरावली भारत की सबसे प्राचीन पर्वतमाला है। इसका निर्माण लगभग 250 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ है। ये राजस्थान में स्थित है। विंध्याचल पर्वतमाला ये मध्य भारत में स्थित है। ये सतपुड़ा के ऊपर समांतर रूप से फैली हुई है। ये मुख्यतः मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में फैली हुई है। सतपुड़ा का पर्वतमाला ये विंध्याचल के दक्षिण में स्थित है। यह गुजरात से होकर मध्य प्रदेश तक फैली हुई है। इसका औसत ऊंचाई कम है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा 1857 के विद्रोह के कारणों का एक में से नहीं है? इसमें कौन सा कारण 1857 के विद्रोह का नहीं है? ये जो कारण है अंग्रेजों द्वारा औद्योगिक विकास का बढ़ावा देना, ये इसका कारण नहीं है। बाकी सब इसका सैनिकों का असंतोष, जमींदार और तालुकेदारों का असंतोष, भारतीय में सामाजिक और धार्मिक सुधार का असंतोष, ये तीनों कारण है। लेकिन चौथा इसका कारण नहीं था। 1857 का विद्रोह अनेक कारणों से उत्पन्न हुआ था। इसके व्यापक रूप से प्रशासनिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, सैनिक कारणों में बांटा गया है। पहला जो कारण था सैनिकों का असंतोष था। वेतन भत्ते, पदोन्नति, भेदभाव, विदेशी सेवा का भय, कारतूस कांड आदि कारणों से सैनिक असंतुष्ट थे। जमींदार तालुकेदारों का असंतोष, अंग्रेजों की नीतियों जैसे लगान नीति, जमीन जब्ती, जमींदार और तालुकेदारों से ही प्रभावित हुए। सामाजिक धार्मिक सुधार का असंतोष, सती प्रथा उन्मूलन, विधवा विवाह, ईसाई मिशनरियों का गतिविधियों, अंग्रेजों की नीतियों का भारतीय समाज पर खतरा माना गया था। अंग्रेजों द्वारा औद्योगिक विकास के बढ़ावा 1857 के विद्रोह का नहीं था, बल्कि अंग्रेज की नीति कारण भारत में उद्योग धंधे नष्ट हो रहे थे, जिससे सभी असंतोष बढ़ा। इसमें
प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस घटना ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के लिए मार्ग प्रशस्त किया था? ये घटना था इल्बर्ट बिल विवाद था। ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे असहयोग आंदोलन का तत्कालीन कारण माना जाता है? ये है जलियांवाला हत्याकांड को माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी। प्रथम विश्व युद्ध के बाद रॉल एक्ट 1919 में पारित किया गया, जिसके विरोध में देशव्यापी आंदोलन हुआ। 13 अप्रैल 1919 के अमृतसर के जलियांवाला में जनरल डायर ने निहत्थे लोगों पर गोली चलवाई, जिसमें सैकड़ों लोग भी मारे गए थे। इस हत्याकांड ने पूरे देश में आक्रोश फैला दिया। यही असहयोग आंदोलन का तत्कालीन कारण बन गया था। ये असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ था, 1922 में समाप्त हुआ था। लगभग 2 साल तक चला था। महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार को असहयोग आह्वान किया। विदेशी वस्त्र का बहिष्कार, सरकारी पदों का त्याग, विद्यालय का बहिष्कार आदि कार्यक्रम इसमें दिया गया था। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम भारत सरकार अधिनियम 1935 की प्रमुख विशेषता नहीं था? इसमें प्रांतीय स्वायत्तता का स्थापना इसमें था। संघीय शासन योजना का प्रावधान इसमें भी था। द्विसदनीय केंद्रीय विधानमंडल का स्थापना ये भी था, लेकिन वैक्स मताधिकार लागू नहीं था। ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से आंदोलन मुख्यतः किसानों द्वारा किया गया? कौन सा आंदोलन किसानों द्वारा किया गया था? ये था बारडोली सत्याग्रह, ये किसानों द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, भारत मानसून वर्षा किस प्रकार प्रमुख कारण होती है? भारत में जो मानसून वर्षा होती है दक्षिणी पश्चिमी मानसून प्रमुख कारण होती है। दक्षिण पश्चिमी मानसून के प्रमुख कारण होता है। ऑप्शन नंबर सी। भारत वर्षा मुख्यतः दक्षिण पश्चिमी मानसून प्रमुख कारण होती है। ये प्रमेय मई जून के हिंद महासागर, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी में से आर्द्रता लेकर भारत में प्रवेश करती है। पश्चिमी विक्षोभ जो होते हैं ये शीतकालीन उत्तर पश्चिम भारत में वर्षा करते हैं। व्यापारिक पवन और स्थानीय पछुआ पवन भारत के मानसून में मुख्य कारण इसमें नहीं होता है।